Good morning, students. Today we have started our chapter second, accounting terms. इसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में. मेनली ये सारी डेफिनेशंस आपके काम की हैं बिल्कुल, और आपको इन सभी डेफिनेशंस के ऊपर 2 मार्क्स में राइट अ शॉर्ट नोट के टॉपिक्स कवर होते हैं इसमें से. तो आपको इसकी कोई भी क्या कहते हैं हेडिंग वाइज जो ये आपके पास अभी आएंगी डेफिनेशंस, इनको किसी को भी नहीं छोड़ना है. और ये सारी ही टर्म्स हमारे पास आगे चल के यूज़ होंगी. जैसे आगे भाई बेसिक हम अपनी नर्सरी LKG में हम ये सीखते हैं ना, ABC. तो इस तरीके से उसके बाद हम लेटर्स बनाना सीखते हैं कि ए से क्या आपका फॉर्म हो पाएगा एप्पल, B से बैट, बॉल. इस तरीके से आपको जैसे AB नीडेड है ना, तो इसी तरीके से ये सारी जो भी अब मैं आपके पास डेफिनेशन लूँगी ये नीडेड है. तो हमारी 2 क्लासेस तो चैप्टर 2 पे जाएंगी, ठीक है. और उसके बाद हमारी 1 मोर क्लास रहेगी नेक्स्ट चैप्टर पे, 3rd पे. और उसके बाद मैं फिर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दूँगी. तो उसके लिए हमें ये सारी ही टर्म्स हमारी उन न्यूमेरिकल पार्ट्स में सारे ही वर्ड्स आएंगे, ठीक है. तो हमें क्वेश्चन करने में जो ईजी रहेगा. चलिए देखिए. अच्छा, बच्चों के पास बुक्स अरेंज हो गई हैं तो ओके, अगर नहीं है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको फिर क्वेश्चंस का मीन्स पिक खींच के आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी और आपको एज अ होमवर्क दूँगी, ठीक है. चलिए, अकाउंटिंग टर्म्स में बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम ये पहले ले चुके हैं, बस अभी मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ. बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्या चीज़ है बिज़नेस ट्रांजैक्शन? वो एक्टिविटी जो हम बिज़नेस के लिए क्या करते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मान लीजिए हमारे बिज़नेस में हमने 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए थे, ठीक है, इन्वेस्ट किए थे, और हम उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड. अभी पढ़ेंगे उसका भी मीनिंग. जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पैसे को क्या कहते हैं, मान लीजिए वो पैसा लगाने के बाद हमने क्या किया, 50,000 रुपीज़ उसी अमाउंट में से 50,000 रुपीज़ का माल खरीदा. मीन्स उसको उस वर्ड को बोलेंगे गुड्स. हमारी कंपनी में जो वर्ड यूज़ होगा वो बोलेंगे गुड्स. इसकी भी हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, गुड्स मैंने कई बार लेटर यूज़ किया है. गुड्स, जो गुड्स हम बिज़नेस के लिए ख़रीदते हैं, चाहे इसको बेचेंगे या फिर क्या करेंगे, बना के बेचेंगे, ठीक है. तो ये किसी भी पर्पज़ के लिए ख़रीदा है हमने, तो ये हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, एक आइटम है जिसकी बेसिस पे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है. तो ये जो माल है, गुड्स है, इसको हमने 50,000 रुपीज़ में ख़रीदा. तो ये हमारे बिज़नेस में आया. अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो गई कि हमारे गुड्स हमारे जो 50,000 रुपीज़ थे वो खर्च हो गए, और 50,000 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटीरियल, ठीक है. तो इससे हमारा कैश अफेक्ट हो गया ना. 50,000 रुपये हमारा कैश क्या हुआ, बिज़नेस से बाहर जा चुका है, ठीक है. तो ये क्या हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई, बिज़नेस ट्रांजैक्शन, ठीक है. तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन किस लिए की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. गुड्स खरीदा है क्या अपने घर में सजाने के लिए, नहीं, हमें गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आगे अपना बिज़नेस चलाना है. तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, मतलब हमारे बिज़नेस में कैश को अफेक्ट करती है. Whenever any business transaction take place, it results in a change in the values of some of the assets and liabilities and capital. हम इसका भी मीनिंग देखेंगे, ये भी क्या चीज़ है और ये, ठीक है. तो अभी आप फ़िलहाल क्या करिए, हमारे बिज़नेस में असेट्स, वो असेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है. असेट्स क्या चीज़ है, असेट्स मीन्स जो हमने बिज़नेस में, बिज़नेस को चलाने के लिए जो चीज़ें हम खरीदते हैं. जैसे आपके घर में आपके फ्रिज है, बेड, वॉशिंग मशीन, ये सब आपके घर में नीडेड आइटम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. इसी तरीके से जब बिज़नेस में हमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, इस तरीके से जो भी आइटम्स ना लार्ज रूप में हमारे पास होता है और हमारा एक बड़ा अमाउंट उनके अंदर इन्वेस्ट हो जाता है. जैसे बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाए और उस 1 लाख रुपए में से 50,000 की मशीन ले आए, 10,000 रुपये का कोई फर्नीचर ले आए, और 10,000 रुपीज़ का मान लेते हैं हमारे ऑफिस के लिए जो फर्नीचर, वैसे कुर्सी, टेबल और अदर फैन और कूलर वगैरह जो नीडेड था बिज़नेस के अंदर, वो सब लेके आए. तो ये सब हमारी क्या कहलाएगा, असेट्स. लायबिलिटीज़ मतलब वो पैसा जो हमने बाहर से उधार लिया है, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़. और कैपिटल जो बिज़नेस में आपने पैसा लगाया, ठीक है. तो इन 3 चीज़ों को बिज़नेस में अफेक्ट करता है क्या, बिज़नेस ट्रांजैक्शन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट. इवेंट देखिए, इवेंट क्या था, मैंने आपको बताया था घटना. घटना मीन्स
एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट, ये एक ऐसा परिणाम होता है किस चीज़ का, ट्रांजैक्शन होने का। तो ट्रांजैक्शन के थ्रू जो कॉन्सिक्वेंस होता है और जो मनी टर्म्स में पॉसिबल होता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, इवेंट, हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। और उसको मनी मेजरिंग वाला पॉइंट साथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो एक तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है वो क्या कहलाएगा, इवेंट, ठीक है। और वो इवेंट हमारे लिए वैल्यू कब रखेगा, जब वो कैश टर्म में क्या हो सकता है, एक्सप्रेस। देखिए अगर आप लोगों के पास बुक है तो आपकी बुक है ये DK गोयल अकाउंटेंसी, एक्चुअली अभी मेरे पास भी पुराना एडिशन ही है, ठीक है। तो आप देखिए इसका चैप्टर 2 और सेकंड चैप्टर का सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, पैनिक होने की बिल्कुल नीड नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ कि इवेंट किस तरीके से आपके पास ट्रांजैक्शंस आने वाली हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की न्यूमेरिकल्स भी आप अटेम्प्ट करोगे। देखो, सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। कोई सचिन है, उसने 5 लाख रुपए कैपिटल अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस शुरू किया। उसने क्या किया, ही परचेजेस गुड्स फॉर ₹4 लाख। उसने उन्हीं 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए का क्या खरीदा है, गुड्स, अभी जो मैंने आपको बताया गुड्स खरीदा है, परचेज गुड्स, ठीक है। फॉर कैश में ख़रीदा तो 4 लाख रुपए उसके क्या हो गए, चले गए ना बिजनेस से। बट क्या हुआ, 4 लाख रुपए का माल खरीद चुका है वो, जिस माल को वो क्या करेगा, आगे कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके और उसको सेल कर देगा, ठीक है। तो इसने 3/4 ऑफ गुड्स बेच दिया, 4 लाख का 4 लाख का 3/4 मतलब 75%, 3/4 मतलब 75% अगर मैं बेच दूंगी तो मैंने कितने का गुड्स बेचा है, 3 लाख रुपए का गुड्स मैंने कितने में बेच दिया, 3,80,000 में। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो गया, और 1 लाख का गुड्स अभी भी मेरे पास बिजनेस में रखा हुआ है जो मैं इन फ्यूचर बेचूंगी। क्लियर है। तो मतलब 3 लाख, जो 4 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था, 1 लाख का तो बिज़नेस में है, और 4 लाख में से 1 लाख का जो बिज़नेस में रखा हुआ है वो मैं आगे बेचूंगी, और उसमें से 3 लाख का बेच के मैंने 80,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और भाई जहाँ पे रखा हुआ है उस गोडाउन का रेंट भी तो होगा, ठीक है। मान और भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट हम फाइनली जो हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो वो मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का रेंट था गोडाउन का। तो इसमें वो सॉल्यूशन भी दिखा रखा है, देखिए रिज़ल्ट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। रिज़ल्ट किस तरीके से, मतलब कि हमारी इन ट्रांजैक्शंस का कैसे इफेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए की, गुड्स खरीदा 4 लाख रुपए का, कैश सेल 3,80,000 में बेच दिया, और गोडाउन की रेंट की पेमेंट की है 20,000 रुपये। देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके सामने, ये इवेंट हुआ है, प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया। प्रॉफिट किस तरीके से अर्न किया है, 60,000 रुपये का। कैसे हुआ, सेल हुई 380 की, 380, ये एक छोटे से डे टू डे बेसिस का एक छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है। अभी हमें अकाउंट भी बनाना सीखना है और आगे कई सारी बुक्स भी बनाना सीखना है, तो इट इज़ अ कैलकुलेशन पार्ट ओनली, ठीक है। सेल 3,80,000 की, कॉस्ट ऑफ परचेज कितने का बेचा, 3 लाख का। 1 लाख का गुड्स तो मैंने आपको बताया ना हमारे पास रह गया, 4 लाख का 3/4 बेचा है, 1/4 गुड्स अभी भी हमारे पास गोडाउन में रखा हुआ है, गोडाउन का रेंट भी लगा, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं दिया, तो हम मानेंगे कि 3,80,000 को बेचने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, 3 लाख रुपए का कैश की पेमेंट गई थी और 20,000 रुपये का रेंट। तो 380 में से 320 चला गया, तो हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट बच गया। इट इज़ एन जस्ट एन इवेंट विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद अभी ये इसी यहीं एंड करते हैं, इसके बाद इसी टाइप के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं अगले 3rd सेशन मे बी 4th, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपके पास डेफिनेशन लेती हूँ अकाउंट की। हमें जर्नल के फॉर्मेट बनाने के बाद हमें टी फॉर्म में अकाउंट्स, कैश बुक, कैश अकाउंट, लेजर पोस्टिंग्स, ये सब सीखनी है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास अकाउंट मतलब, अब मैं अकाउंट तब से कर रही हूँ बट हमें पता ही नहीं अकाउंट होता क्या है। अकाउंट एक टी फॉर्म का एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड्स दी हुई हैं। लेफ़्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। देखिए एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, किसी पर्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड होती हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर मान लेते हैं
रेंट का अकाउंट था, अभी जो गोडाउन रेंट था, अगर रेंट है हमें वो रेंट मंथली बेसिस पे करना होता है और 12 टाइम्स, ठीक है, मंथ पूरे ईयर का 12 टाइम्स पे करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम एक रेंट अकाउंट बनाएंगे। उस रेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में ये सारी जो 12 टाइम्स जो हम ये पे करेंगे रेंट, वो 12 टाइम्स वो वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। ये 12 बार लिखा जाएगा पूरे साल में कि हमें ये 12 टाइम्स पे किया है, और ये 12 टाइम्स एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक ही हेड के अंदर, ठीक है। तो आइटम हो गया रेंट। ऐसे ही किसी पर्सन से आप ट्रांजैक्शन करते हो, जितनी भी एक पर्सन से आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करोगे वो पर्टिकुलर साइट पे लिखी जाएगी, पर्टिकुलर प्लेस पे। तो उस पर्टिकुलर साइट और पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म्ड एज एन अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट, ठीक है। जैसे ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विद, एक घनश्याम था कोई पर्सन, हमने उससे गुड्स खरीदे बेचे या गुड्स खरीद, उससे हम पूरे साल हम उससे गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे गुड्स खरीदे और फिर उसका कैश भी पे किया। तो ये ट्रांजैक्शंस कम से कम मान लीजिए हमने 20 टाइम्स की है। तो 20 टाइम्स हम घनश्याम को क्रेडिटर बुक करेंगे अपनी बुक्स में, क्योंकि हाँ वो हमारा सप्लायर है, हमें गुड्स सप्लाई करता है ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पर, ठीक है। तो घनश्याम का जस्ट मैंने आपके पास क्या लिया, ये एग्जाम्पल लिया है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। देखिए एक छोटा सा कैश अकाउंट का फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास डीके गोयल बुक है तो आप लोग ये सेकंड चैप्टर के जो भी नोट्स हैं ये वैसे तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कवर्ड है, बट लैंग्वेज मैंने थोड़ी डिफरेंट यूज़ की है फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ी ईजी वे में, जिससे आपको ईजिली आप कवर कर सको, ठीक है। सेकेंड चैप्टर ये जो है आपके सामने, इसके अंदर मैं जो भी मतलब टॉपिक यूज़ कर रही हूँ पूरी बुकिश लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। चलिए देखिए कैश अकाउंट, अगर आप लोगों के पास सबके पास बुक है तो मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ाना शुरू कर दूँगी। चलिए वो मैं देखते हैं कैसे पता करेंगे हम। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है हमारे पास, टी फॉर्म में। देखिए जस्ट लाइक टी फॉर्म, ये लाइन है स्ट्रेट, एंड देन आपके पास फॉर्मेट है। इसमें क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़ मतलब अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट मीन्स एक पूरा कैश अकाउंट मान लेते हैं, कैश आया और कैश गया। डेबिट साइड में सारा कैश आता है और क्रेडिट साइड में सारा कैश जाता है। तो देखिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट मैंने ऐसा क्यों बोला, आता और जाता है, इसका हम अभी रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमें हर चीज़ पता लगेगी अभी डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट साइड क्यों है, डेबिट क्रेडिट साइड की क्या रूल्स हैं, कैश अकाउंट में डेबिट क्यों होगा, सीआर क्यों होगा, ऐसे कई और अकाउंट्स बनेंगे जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बस ये आपको ये बताना था कि ये टी फॉर्मेट में बनता है, इसमें इस तरीके से चीज़ें आती हैं, क्लियर। तो क्या कहते हैं, आपका जो थर्ड अभी डेफिनेशन थी उसी का ही कुछ और पार्ट है। द अबाउ अकाउंट रिसेंबल्स, कैसा दिखता है, इंग्लिश लेटर टी की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। एन अकाउंट इज एब्रीविएटेड एज, अकाउंट को किस तरीके से लिखा जाता है, A/C। अगर ये जो कॉमर्स स्टूडेंट है ये A/C को क्या बोलते हैं, अकाउंट, और कोई अदर पर्सन पढ़ेगा तो इसे क्या पढ़ेगा, AC, ठीक है। या AC नहीं है हमारे लिए, क्या है ये हमारा अकाउंट, A/C, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। हमारी बिजनेस कैपिटल वो अमाउंट है जो हमने बिजनेस में, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, यहाँ पे वर्ड है, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसने अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है उसको बोलेंगे कैपिटल। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड असेट्स आर परचेज्ड। मैंने क्या बोला आपको, गुड्स एंड असेट्स मतलब माल खरीदा या असेट्स खरीदी अपने बिजनेस के लिए, जो चीज़ें नीडेड है हमने अपने बिजनेस के लिए खरीदी है बिजनेस को चलाने के लिए।
जो पैसा ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाया था उसे हमने खर्च किया है कहाँ पे, बिजनेस को चलाने के लिए। असेट्स हमारे बिजनेस में ला के रखी जाएंगी, किस लिए, बिजनेस के कामों के लिए। और गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे, या गुड्स खरीद के बना के बेचेंगे। तो ये अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, माल, प्रोडक्ट्स जो आप क्या करोगे, सेल करोगे, मे बी रॉ मटेरियल, मे बी फिनिश गुड्स, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट असेट्स। नेटवर्थ और नेट असेट ये कैपिटल के ही सिनोनिम्स हैं। इसको मैं और बाद में आपको इसका इलेबोरेटेड फॉर्म में मीनिंग्स बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ। ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर का पैसा, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है। नेटवर्थ एंड नेट असेट्स आर द सेम सिनोनिम्स, बट इनके थोड़ी सी रेलिवेंस चेंज है इनके असेट्स और लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में, वो मैं आपको विद फॉर्मूला नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज़ है बेटा, जो कैपिटल बिजनेस में पार्टनर ने मीन्स ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाई, प्रोपराइटर ने। हम जो हमारी 11th क्लास है इसमें हम प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। इन 12th क्लास आप पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट सीखेंगे। कंपनी में किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, और दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक बिजनेस चलाते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स आप सीखेंगे 12th में। तो यहाँ पे हमसे एक सिंगल पर्सन जो अपना बिजनेस चलाता है वो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करता है, वो चीज़ हम कहाँ सीखेंगे, अपने 11th क्लास में, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रही थी हाँ ड्राइंग पे। तो ड्राइंग क्या अमाउंट है, जो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में जो ऑनर ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल, और उसी पैसे में से जो अमाउंट वो विड्रॉन करेगा अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। मान लेते हैं 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 1 महीने बाद उसे पता लगा कि उसे कुछ अमाउंट की अपने घर पे नीड है और उसके पास घर पे कैश नहीं था, उसने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो उसको 10,000 रुपीज़ की नीड थी, तो वो कहीं और जाने से बेटर था बिजनेस में उसका कैश फ्री रखा था, ज़रूरत नहीं थी अभी, तो उसने 10,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉन कर ली फॉर प्राइवेट पेमेंट्स, अपने कोई पर्सनल खर्चों को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एनी कैश और वैल्यू, या कोई गुड्स, मान लेते हैं ग्रॉसरी की शॉप है, तो ग्रॉसरी की शॉप है तो घर के कोई भी राशन का सामान उसको नीड है तो वो अपने ऑफिस से भी ले सकता है, तो उसको एज अ ड्राइंग ट्रीट करेंगे कि बिजनेस का पैसा निकाला है। ऐसा नहीं कि उसने कोई भी सामान, हाँ ठीक है भाई लगा रखा है, पूरा घर का राशन का सामान आराम से जाता रहता है घर पे, तो कोई भी रिकॉर्डिंग या कुछ नहीं होता, ये गलत बात होती है। हम अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमें पता होना चाहिए। तो अगर उसने कोई भी पैसा निकाला है तो उसकी एक ड्राइंग नाम से एंट्री की जाती है कि ऑनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है, पैसा या कोई भी गुड आइटम उसने निकाला है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस के फंड से पैसे कम किए हैं उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लायबिलिटी। Liability means it refers to the amount which the firm owes to outsider। बेटा आज की डेट में एक बिजनेस फ्लॉरिश मतलब आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो क्रेडिट बेसिस पे काम ना करे तो, ठीक है। तो हमें क्रेडिट पे माल बेचना भी पड़ता है और क्रेडिट पे सामान खरीदना भी पड़ता है। तो ऑल टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमारी जेब में ऑल टाइम मनी रहता हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। तो क्रेडिट, उधार, कैश, नकद पेमेंट, ठीक है। मान लेते हैं इस महीने हमने गुड्स क्या कहते हैं, कोई भी रेंट की पेमेंट है, मान लीजिए हम हर महीने अपने गोडाउन की रेंट की पेमेंट करते हैं ऑन कैश बेसिस, बट इस महीने मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई सेल नहीं हो पाई या फिर कुछ और इमरजेंसी आ गई थी, तो मेरे बिजनेस में कैश नहीं था। तो जो मान लेते हैं 20,000 रुपीज़ का जो रेंट हम गोडाउन का पे कर रहे थे वो इस महीने मैंने पे नहीं किया, तो इस महीने पे नहीं किया तो वो उधार हो चुका है। मेरा जो ऑनर है बिल्डिंग का वो इस महीने मेरे से मेरा उधार छोड़ दिया कि आप नेक्स्ट महीने आना और इकट्ठा पैसा मुझे दे देना, ठीक है, एक साथ, मतलब नेक्स्ट मंथ का रेंट और इस मंथ का रेंट। तो जो उधार वाला वर्ड आया उसे बोलते हैं क्रेडिट, CREDIT। तो क्रेडिट वर्ड से वर्ड बनता है क्रेडिटर। क्रेडिट तो ये हुआ जो उधार आपने पैसा लिया, और क्रेडिटर वो पर्सन हुआ जिसने उधार आपको दिया। क्लियर। तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या बन चुकी है, हमारे लिए लायबिलिटी
एक पर्सन का अमाउंट ड्यू हो चुका है हमारे ऊपर मनी, और जो हमने पे नहीं किया था उसको बोलते हैं लायबिलिटी। बुक्स में ये टर्म यूज़ की जाएगी लायबिलिटी, एक दायित्व, इसका हिंदी मीनिंग है दायित्व, जिसको आपको क्या करना है, पेमेंट करनी थी और जो आपने अभी नहीं की है। तो बुक्स में इसको हम क्रेडिटर के रूप में लायबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए फर्म के ऊपर आउटसाइडर किसी बाहर वाले का उधार, ओज मतलब कुछ नकद उसने क्या ले लिया है, उधार ले लिया है, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर द डेट्स, लायबिलिटी जो दायित्व है वो क्या चीज़ है, उधार। ऐसे उधार, ऐसे लोन है जो क्या होगा, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स, जो पैसा क्रेडिटर्स से उधार लिया गया है। ठीक है, लायबिलिटी एक ऐसे लोन अमाउंट है जो किससे लिया गया है, क्रेडिटर्स से उधार के तौर पे लिया गया है। आपकी फर्म, आपकी कंपनी क्या हो चुकी है, लोन के नीचे आ चुकी है, मीन्स आपके ऊपर लोन बढ़ चुका है। ठीक है, तो पुराने वाले केसेस में तो हम बोलते थे लोन हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे काम करेंगे, बट आज के बढ़ते हुए सिनेरियो के साथ आपको क्या चाहिए, विदाउट लायबिलिटी कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लायबिलिटीज़ के देखिए टू पार्ट्स हैं हमारे पास, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स हमारे ऑनर ने जो पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि ऑनर भी क्या है, उसने भी पैसा लगाया है, तो इन फ्यूचर उसका भी पैसा हमें चुकाना पड़ सकता है इसको। और ठीक है, और अगर कोई और लगाता है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। इनका डिटेल मीनिंग हम अब कर लेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू।